हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माई सेल्फ कमल सिंह पंवार और आपका ढेर सारा वेलकम है हमारे चैनल पर। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस पर। आपने पिछली क्लास के अंदर स्टडी किया है इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज उसकी बेसिक प्रॉपर्टी पर। देन हमने स्टडी किया है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के ऊपर। तो आज का जो लेक्चर है हमारा उसी इलेक्ट्रिकल चार्ज की एक नई प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, और उस प्रॉपर्टी को हम आज स्टडी करेंगे और जानेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग डिवाइस के बारे में, जिसका हमको बेसिक लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, सो वेलकम टू दिस लेक्चर। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू द कैपेसिटेंस से। ओके, कैपेसिटेंस क्या होते हैं, क्यों हमको इनकी नीड लगती है, और क्यों हम बिना इनकी हेल्प के किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अच्छे से रन नहीं कर सकते हैं। तो क्या होती है ये डिवाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं इस पर। देखिए, जनरली हमारी जो बेसिक लाइफ होती है इसके अंदर हम ढेरों टाइप के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, बल्ब है, वगैरह वगैरह। तो ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस होती है, इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को हमें चलाना है, रन करवाना है। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की इन्हें सप्लाई देते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी जाती है, वो कुछ वर्क डन करती है, और उसके बेस पर आपका ये डिवाइस रन करता है। ओके, तो जनरली जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी इन्हें सप्लाई करते हैं, तो ये होते हैं अपनी स्टेट या स्टैटिक कंडीशन में, मीन्स रेस्ट कंडीशन में। और किसी भी डिवाइस को या किसी भी सब्सटेंस को जब हम रन करवाते हैं उसके स्टैटिक कंडीशन से, तो हमें वहां पर फोर्सेस ज्यादा अप्लाई करने पड़ते हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास के अंदर स्टडी किया था फ्रिक्शन पर, जहां हमने डिस्कस किया था स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है और उसे हम जब मोशन करवाना स्टार्ट करते हैं, तो उस समय सरफेस और बॉडी के सरफेस, जो ग्राउंड है हमारा, वो उसका सरफेस और बॉडी का सरफेस दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन डेवलप होता है। उसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो शुरुआत में हमें किसी भी बॉडी को रन कराने के लिए एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होती है, मीन्स हाई अमाउंट ऑफ फोर्स उस बॉडी पर हमें अप्लाई करना होता है। अगर आप हाई अमाउंट ऑफ फोर्स उस बॉडी पर अप्लाई करते हैं, उस केस में बॉडी हमारी रन करना स्टार्ट करती है। और जब वो रन करना स्टार्ट कर देती है, तो जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे काइनेटिक फ्रिक्शन में। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, वो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की कंपैरिजन में कम होती है। जैसे हम साइकिलिंग करते हैं, साइकिलिंग करने के दौरान जब हम साइकिल को रेस्ट से चलाना स्टार्ट करते हैं, तो पैडल पर हमें हाई अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ज्यादा फोर्स अप्लाई करने से साइकिल हमारी रन करना स्टार्ट करती है, और फिर हम कम फोर्स लगा के भी साइकिल को आसानी से रन करवा सकते हैं। तो वैसे ही हर एक बॉडी जो स्टैटिक कंडीशन में है, उसे हमें रन करवाना है, और रन करवाने के लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होती है। जैसे हमारी बाइक, बाइक का अगर आपको इंजन स्टार्ट करना है, तो आपके पास आजकल दो ऑप्शन है हमारे पास। एक हम किक से स्टार्ट कर सकते हैं, और दूसरा हम सेल्फ की हेल्प से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब सेल्फ जब दम प्रेस करते हैं, तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ मिलता है, इंजन को, और उसका पेट्रोल बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम स्कूटर को स्टार्ट करने की करें किक की हेल्प से, तो हम किक पर पैर रखते हैं और स्लो स्लो प्रेस करते हैं। तो क्या स्लो स्लो प्रेस करने में आपका जो स्कूटर है, वो उसका जो इंजन है वो स्टार्ट हो जाता है? कभी नहीं हो पाएगा। हम स्लो स्लो किक को प्रेस करते हैं, रिलीज करते हैं, प्रेस करते हैं, रिलीज करते हैं, ऐसे आप घंटों तक करते रहिए, आप उस स्कूटर को स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक बार अगर आपने पैर रखा और स्पीड से उसको प्रेस कर दिया, तो आपका स्कूटर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। मतलब उसे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उसे रिक्वायरमेंट है एक साथ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की। तो हम हाई अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं, एनर्जी गिवन करते हैं, और वो स्कूटर हमारा रन करने लग जाता है। ठीक है, तो वैसे ही हमको एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। जैसे मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ कि भैया हमारे पास एक रूम है, इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया है 20 मीटर स्क्वायर। ओके, और मैंने आपको बोल दिया इस 20 मीटर स्क्वायर एरिया में आपको पानी डालना है विद इन 2 सेकेंड्स। बहुत छोटा टाइम है।
ना। आपको मैंने सोर्स दे दिया कि आपके पास टंकी है जो फ्लोर पर रखी हुई है, एक नल लगा रखा है। ओके, इस पानी की हेल्प से इस पूरे रूम को आपको वेट करना है, सिर्फ पानी इस पर फैलाना है। अब आपने क्या किया, गए नल चालू कर दिया, अब बैठे हैं आप 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 1 आवर, पानी फैला ही नहीं रूम के अंदर। कितना टाइम लग गया हमें, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। ठीक है, आपने जुगाड़ लगाया कि क्यों ना इसको 2 सेकंड के अंदर हम पूरा वेट कर रहे हैं। तो आप एक बकेट उठा के लाए, नल के नीचे बकेट को रखा और उस नल को स्टार्ट किया हमने। बकेट धीरे 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 क्या हो गया, पूरा 20 लीटर का बकेट पानी से फील हो गया। अब हमने उस बकेट को उठाया और विदिन 2 सेकंड्स जैसे सरफेस पे डाला हमने, पूरी सरफेस में पानी क्या हो जाएगा, फैल जाता है। तो हमने देखा कि टंकी क्या है, टंकी एक सोर्स है और सोर्स से जो वाटर आ रहा है वो जब यहाँ पहुंचेगा तो उसका अमाउंट बहुत मिनिमम है, धीरे 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 वो कहाँ होगा, पूरी सरफेस पर फैलेगा। तो वैसे ही हमारी एक इलेक्ट्रिक करंट भी होती है ना। अब कमरे को पूरा भिगोना है अपने को तो बकेट भरनी पड़ेगी, और बकेट भर के हमने क्या कर दिया, सरफेस जैसे डाला, 2 सेकंड में पूरी इस रूम के अंदर क्या हो गया, वाटर चारों तरफ फैल गया। तो ऐसा ही हमको कुछ सेटलमेंट हमारे इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस के साथ भी करना होता है। इसको बहुत मिनिमम टाइम में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो बकेट हमने इस्तेमाल किया रूम के फर्श को भिगोने के लिए, ऐसी ही कुछ बकेट का इस्तेमाल हमको इन इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए भी करना होगा। अब यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट सोर्स से आ रही होगी, बैटरी से आ रही होगी, सेल से आ रही होगी, या किसी टरबाइन से चलकर हम उसको लेकर आ रहे हैं। ओके, तो जितने भी हम बैटरी, सेल, टरबाइन ये यूज कर रहे हैं, ये सब हमारे एनर्जी के सोर्सेस है। यहाँ से हम एनर्जी को टेकन कर सकते हैं, लेकिन इस एनर्जी से हम इन डिवाइस को रन करा ले, ये सफिशिएंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि पंखे को चाहिए विद इन 2 सेकंड 30 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। आपका जो फैन यहाँ पे वर्क कर रहा चल रहा है, इस फैन को 1 सेकंड के अंदर कितना करंट चाहिए, 30 एम्पियर। ओके, अब जो करंट यहाँ से सप्लाई हो रही है हमारे सोर्स से, उस करंट का अमाउंट है 1 सेकंड में 5 एम्पियर। ओके, तो हर सेकंड ये 5 एम्पियर गिवन करेगी। 5 एम्पियर गया, फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा, और ये 5 कितना ही देते रहो आप, ये फैन स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसको स्टैटिक फ्रिक्शन इतना ज्यादा है कि ये इलेक्ट्रिक करंट का जो 5 एम्पियर का अमाउंट है इसके लिए बहुत ही मिनिमम है। तो आप इस फैन को इस 5 एम्पियर इलेक्ट्रिकल करंट की हेल्प से तो रन करा ही नहीं सकते। ये तो हमारा क्या हो गया, सोर्स। पानी की टंकी जो छत पर रखी है वो सोर्स है। आप नल को चालू करेंगे तो 1 आध 2 घंटे लग जाएंगे पूरे फर्श को गीला करने में। हमको मजबूरन क्या लेना पड़ा, बकेट लेनी पड़ी। तो वैसे ही जो करंट का जो फ्लो है 5 एम्पियर पर सेकंड, ये इस फैन को, टीवी को, फ्रिज को, कूलर को चलाने के लिए सफिशिएंट तो नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें, हमें वैसे ही पानी की एक बकेट इस्तेमाल करनी पड़ी। पानी की जनरली हम पानी के लिए करते हैं, यहाँ हम किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल डिवाइस का यूज करेंगे। और उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो बकेट हमारी यूज करेंगे हम, उसमें हम वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भर के रख लेंगे। अब पंखे का स्विच जैसे ही ऑन होगा, हमने क्या किया, अलग से एक एक्स्ट्रा बकेट यूज किया और उस बकेट के अंदर बहुत सारी एनर्जी हमने स्टोर करके रख ली। अब क्या हुआ, जैसे ही स्विच ऑन होगा ये बकेट पूरी एनर्जी किसको दे देगी, आपके फैन को। 1 सेकंड के अंदर इसकी कैपेसिटी है 30 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करने की। तो 1 सेकंड के अंदर ये डिवाइस आपके फैन को 30 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर देती है। और जैसे ही 30 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट आपके इस फैन को मिलता है, फैन तुरंत भागना स्टार्ट कर देता है, अपने एक्सिस पर रोटेशन करना स्टार्ट कर देता है। अब इसने अपना काम कर दिया, फैन को चलाना था, हम चला चुके हैं। अब हर सेकंड कितनी इलेक्ट्रिक करंट आ रही है, 5 एम्पियर। किससे आ रही है, हमारे सोर्स से। ये बकेट पूरी तरह से खाली हो चुकी है, अब इसमें कोई भी एनर्जी नहीं बची है। 30 एम्पियर था, सारा का सारा एक साथ इसने पंखे को दे दिया, ये खाली हो गया। अब यहाँ से करंट आ रही है 1 सेकंड में कितना, 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर पर सेकंड जो करंट आ रहा है वो सफिशियंट है इस पंखे को रन कराने के लिए। हमको करना था इसकी स्टैटिक कंडीशन से काइनेटिक में चेंज करना, जो कि हम कर चुके हैं। अब इसके बाद हमें और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली है, तो 5 एम्पियर सफिशियंट है, उसमें ये रन कर जाता है। वैसे ही जिस तरह से पंखे को हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे पास जितनी भी डिवाइस है वो लगभग लगभग 20 एम्पियर से 50 एम्पियर तक की इलेक्ट्रिक करंट
टेकन करती है अपने आप को स्टार्ट करने के लिए। तो इसको हाई अमाउंट ऑफ करंट की नीड होगी, इसमें भी हमने एक बकेट लगा दी और उसने एक हाई अमाउंट एनर्जी इसे सप्लाई कर। इलेक्ट्रिक मोटर के लिए अलग से हम सेल का कैपेसिटर का यूज करते हैं और ये बकेट पूरी एनर्जी से गिवन कर देती है। तो बहुत मिनिमम टाइम में इस मोटर को भी एक हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाता है, ये रन कर जाता है। वैसे स्कूटर की बात की थी हमने कि हाई स्पीड से मारो तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी स्कूटर को मिलेगा और आपका इंजन स्टार्ट हो जाता है। ये कैमरे का फ्लैश बड़ा अच्छा लगता है जब हमें अच्छी अच्छी फोटो खींचने का मौका मिलता है। तो फोटो अच्छी आए इसके लिए क्या जरूरी है, कैमरे का फ्लैश जो है उसका चमकना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके जो लाइट अप है तो लाइट अप करेगा हमारे चेहरे पे, उससे हमारे बड़े स्मार्ट और सुंदर से चेहरे दिखाई देते हैं। अब इस फ्लैश को चलाना है तो इस फ्लैश को चलाने के लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी विद इन मिनिमम टाइम। तो इस कैमरे के अंदर हमने क्या लगा रखा है, बैटरी। और बैटरी क्या है, हमारा एक सोर्स है मात्र, उस सोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी। साथ में हमने यहाँ पर एक बकेट लगा रखा है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखेगा। और जैसे ही हमने फ्लैश का बटन क्लिक किया तुरंत हमारा जो स्माइली फोटो है वो क्लिक हो जाएगा इस फ्लैश की हेल्प से। क्यों? क्योंकि इस बकेट ने इसको जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी उसकी फुलफिल कर दी। अब जैसे ही वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इस फ्लैश को मिला, ये तुरंत आपकी एक बढ़िया अच्छे से सुंदर सी फोटो दिखा देता है। ओके, जितने भी हमारे पास डिवाइस है सबको चलाने के लिए मुझे एक छोटे से एनर्जी के सोर्स की स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, सोर्स और स्टोरेज दोनों में डिफरेंस है भैया। सोर्स से एनर्जी आप स्लो अमाउंट में लेंगे, फास्ट पेस से नहीं ले सकते, लेकिन जो स्टोरेज आपके पास है उससे बड़ी ही फास्ट फॉर्म में आप एनर्जी को टेकन कर सकते हैं। तो ऐसे सोर्सेस हमारे पास बहुत सारे तरह के होते हैं। जैसे ये एक बैटरी है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है जहां से हम एनर्जी को टेकन कर सकते हैं। ये पानी की एक टंकी है। ओके, चढ़ना मना है इसके ऊपर। तो जो टंकी यहाँ है, इस टंकी में जो पानी भरा हुआ है, टंकी तो हमारे लिए क्या हो गई, एक सोर्स हो गई। यहाँ से एक पाइप निकाला और एक यहाँ पे नल लगा लिया। ये हमारे लिए क्या है, एक सोर्स है। अगर आपको पानी 2 सेकंड में पूरा बॉडी पर डालना है एक साथ, तो यहाँ पर आपको एक बकेट अलग से भर के रखना पड़ेगी। तो बकेट हमारा स्टोरेज है और टंकी हमारा क्या है, सोर्स। ओके, इस सोर्स से बकेट को भर के रखो, विद इन 2 सेकंड आराम से आप नहा सकते हो। ओके, ऐसे ये छत पर रखी हुई टंकी हमारा एक सोर्स है। नल से पानी आएगा वो स्लो मोशन में आएगा। ये आपके सेल है, ड्यूरोवर्ट कौन सी कंपनी की है, ड्यूरासेल कंपनी। ओके, तो ये सेल है, ये भी हमारे एनर्जी के सोर्स है जो हम कैमरे के फ्लैश में इस्तेमाल करते हैं। ये आटे की बोरी घर में हमारा एक सोर्स है, इसमें से हमको उठाना टिफिन से ही पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से ये हमारे क्या हो गए, सारे के सारे सोर्सेस। ओके, अब देखिए जिस डिवाइस की मैं बात कर रहा हूं कि यह बकेट अपने को अलग से रखना ही पड़ेगा किसी भी काम को विद इन मिनिमम टाइम एक फास्ट पेस के साथ करने के लिए। तो वो जो बकेट हमारी है उस बकेट को हम बोलते हैं कैपेसिटर। क्या कहलाएगा वो, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या हो गया हमारे, कैपेसिटर अलग से छोटा सा बनाया गया एक स्टोरेज, एनर्जी का एक स्टोरेज। और उस स्टोरेज का यूज करते हैं हम हमारी मशीन को फास्ट पेस के साथ रन कराने के लिए। ओके, तो डिफाइन करते हैं कैपेसिटर को हम। सो कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसकी बात चल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात चल रही है, इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज। किसके फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रही है, कंप्रेस्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में। हमने क्या किया, उस डिवाइस में ठूस ठूस के चार्ज को फिल कर रखा है, मींस उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिल किया हुआ है। ऐसी हमारी ये बकेट। अब इसका काम क्या है, एंड वेन एवर नीडेड इट, जब जब आपको इसका जरूरत लगेगा, इट रिसीव्ड बैक विथ वेरी फास्ट पेस, है ना। इसको रिसीव बैक करेंगे हम बहुत ही फास्ट पेस के साथ, विद इन मिली सेकेंड्स के अंदर आपको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर देता है। और जैसे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी हमारे डिवाइस को, हमारे डिवाइस रन कर जाएगी। ओके, तो इनका जो जनरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ इस तरह से बनाया जाता है, ये हमारे कैपेसिटर्स है। ओके, तो कैपेसिटर हो गए हमारे एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं
और जब जब जरूरत हमको लगेगी विद इन मिनिमम टाइम विथ वेरी फास्ट पेस हम उसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो दिस आर नोन एज कैपेसिटर। ओके, अब देखिए किसी डिवाइस को आप कितना एनर्जी गिवन कर सकते हैं। जैसे पानी की जो बकेट हम यूज कर रहे थे, नल चालू किया, बकेट धीरे धीरे फिल हो रही थी, तो बकेट में जो पानी फिल हो रहा है वो एक लेवल तक ही बकेट फिल कर सकता है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास जो बकेट है वो 20 लीटर का है, तो आप 20 लीटर तक की क्या कर सकते हैं, पानी को इसमें फिल कर सकते हैं। आप 20.1 भी उसके अंदर वाटर को फिल नहीं कर सकते। तो 20 लीटर क्या है, उस बकेट की कैपेसिटी है। तो हर डिवाइस की ये कैपेसिटी होती है। अब वो कैपेसिटी कौन डिसाइड करता है, तो बनाने वाला डिसाइड करता है। जिसने उसको बनाया है उसने फिक्स कर दिया है इस बकेट की जो कैपेसिटी है वो 20 लीटर के आगे नहीं होगी, मतलब आप इसमें 20.1 लीटर पानी भी फिल नहीं कर सकते। तो जो बनती है डिवाइस उस समय तय होता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी होती है। बेसिकली कैपेसिटी कितनी होगी ये डिसाइड होता है डायमेंशन की हेल्प से, आपने कितना बड़ा डिवाइस बनाया है। तो बात करते हैं हम कैपेसिटेंस पर। तो कैपेसिटेंस क्या चीज है भाई, पानी भर के रखा है उसने 20 लीटर, तो कैपेसिटेंस या कैपेसिटी, ठीक है, द कैपेसिटी और एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कोई डिवाइस अपने अंदर कितने इलेक्ट्रिकल चार्जेस को कंप्रेस्ड फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में होल्ड करके रख सकती है, वही क्या होगी हमारे डिवाइस की कैपेसिटी होगी। पानी की वो बकेट जिसमें हम 20 लीटर पानी भर सकते हैं, 20.1 पानी उसके अंदर फिल अप नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या होगी उसकी कैपेसिटी या एबिलिटी, कि भाई मेरी कैपेसिटी 20 लीटर पानी भरने की है तो मैं तो 20 लीटर ही फील कर सकता हूँ। जैसे किसी ने बोल दिया कि आपको 50 किलो का बोरा उठाना है, अब मैंने बोल दिया कि भैया इतनी कैपेसिटी तो मेरी नहीं है, मैं तो कितना उठा सकता हूँ, केवल और केवल 20 किलो। तो मैं 20 किलो उठा सकता हूँ तो मेरी कैपेसिटी कितनी हो गई, ओनली ऑन 20 kg। अब 50 kg अगर मेरे सर पे रख देगा कोई तो मेरा क्या हाल होगा आप जान सकते हैं। ठीक है, तो हर एक बॉडी हर एक डिवाइस की अपनी एक कैपेसिटी या एक अपनी एबिलिटी होती है, उससे ज्यादा आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं। लाइक हमारे पास कोई एक डिवाइस, अच्छा जो बकेट हम यूज कर रहे थे 20 लीटर पानी हम उसके अंदर फिल कर रहे थे, अब 20 लीटर पानी हम इसमें फिल कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी हो गई कितना, 20 लीटर। ओके, अगर आप 20 के बाद पानी फिल करेंगे तो क्या होगा, ये बकेट किनारों तक क्या हो चुका है, कंप्लीटली फिल। अब आपको बोल दिया जाए कि इसमें 20 के ऊपर भी पानी फिल करो, तो हम 1 लीटर का एक ग्लास लेके आए और उस ग्लास को लाके हमने इस बकेट में उड़ेल दिया। तो जैसे ही हम उस ग्लास से पानी इसके अंदर डालेंगे इस बकेट के अंदर, तो वो 1 लीटर पानी कहाँ जाएगा, यहाँ से लीक हो जाएगा। ओके, लीक्स आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप और ज्यादा चार्ज गिवन करने जाओगे तो वो चार्ज हमारा यहाँ से बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा, लीकेज वहां से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारी बकेट के साथ हो रहा है। तो हमारे इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस के साथ क्या होगा, तो हमारे पास ये कोई डिवाइस हमने ले लिया है, कोई कंडक्टर है, स्फीयर ले लिया हमने। अब इसको अपन चार्ज गिवन करते हैं, तो इसको चार्ज गिवन किया मैंने, तो वो चार्ज जैसे ही मैं गिवन करता हूँ सारा का सारा चार्ज इसकी आउटर सरफेस के ऊपर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब इसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली होगी, ये बाहर रेडियली आउटवर्ड क्या होती है इसकी एक इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे जनरेट हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाहर क्या है, यहां पर होंगे हमारे एयर के कुछ एटम्स, ये हमारे एयर के एटम्स हैं, और हर एटम के पास एक न्यूक्लियस होगा और उसके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो उसके ऑर्बिट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। और इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर रहा है, आपका वर्क कर रहा है। ठीक है, इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ही हैवी फोर्स के साथ कैप्चर कर रखा है, आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को देता नहीं है। हम इसको चार्ज गिवन कर रहे हैं, ये अपनी फील्ड बना रहा है। तो हमने देखा कि ये कितने चार्ज को होल्ड कर सकता है,
तो मैंने थोड़े से चार्जेस की क्वांटिटी इसमें और इंक्रीज कर दी, थोड़े चार्ज और जाएंगे तो थोड़ा सा लेवल इसका और इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये फिर थोड़ी और स्ट्रांग हो जाएगी। फिर हमने थोड़ा चार्ज और गिवन किया तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो और इंक्रीज होगी। अब ऐसे हम चार्ज गिवन करते जा रहे हैं और गिवन करते करते इसका एक लेवल इंक्रीज होते चले जा रहा है। तो चार्ज गिवन करते करते गए हम, तो इसको हमने मान लीजिए चार्ज यहाँ पर गिवन किए कितने, 10,000 चार्ज गिवन करने से इसका जो पोटेंशियल लेवल है वो 10,000 वोल्ट जनरेट हो गया। अब मैंने इसको एक चार्ज और गिवन किया, एक प्लस क्यू चार्ज हम पकड़ते हैं और उस चार्ज को हम यहाँ गिवन करते हैं। जब हम इसको 10,000 चार्ज गिवन कर चुके थे उस समय ये अपनी एक हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या कर चुका है, जनरेट कर चुका है, जैसे ये पूरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जनरेट कर लेता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम देख रहे हैं ये एयर के एटम भी तो प्रेजेंट है, तो ये एक हैवी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये पॉजिटिव चार्ज किस पर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, नेगेटिव चार्ज पर, और यहां से इस नेगेटिव चार्ज को ये अपनी तरफ ऐसे खींचने की कोशिश करेंगे। ये सारे चार्ज क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं और उस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। ओके, तो हम चार्ज गिवन करते जा रहे हैं, ये जो फोर्स है इस बॉडी का इस एयर के एटम पर वो भी इंक्रीज होता चला जा रहा है। अब इंक्रीज होते होते ये जो फोर्स था इसकी एक अपनी फिक्स वैल्यू होती है। अगर इस फोर्स से ये जो इधर खींच रहा है न्यूक्लियस एयर का इस इलेक्ट्रॉन को, इस फोर्स से ज्यादा अगर फोर्स में यहाँ पर डेवलप कर दूं तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन निकल कर आ जाए। तो हमने इतने चार्ज गिवन कर दिए इसको कि यहाँ पर 10,000 की वोल्ट जनरेट हो गई और एक हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हो गई। मैंने एक प्लस क्यू चार्ज को और लिया और एक नया प्लस क्यू चार्ज मैंने और गिवन कर दिया, तो इसका जो पोटेंशियल लेवल है 10,000 था, 10,000 से इंक्रीज होकर कितना हो जाना चाहिए, 10,001। ओके, हमने इसका पोटेंशियल लेवल चेक किया कि 10,000 हुआ कि नहीं। हम जैसे ही चेक करते हैं इसका पोटेंशियल लेवल 10,001 के बजाय ओनली कितना मिला आपको, ओनली 10,000। तो यहाँ हमने देखा कि इसमें से एक चार्ज कहीं चले गया, पोटेंशियल कितना मिला हमको, ओनली ऑन 10,000। हमने सोचा कि कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, तो फिर से हमने एक चार्ज इसको और गिवन कर दिया, इसने फिर से पोटेंशियल 10,000 से 10,001 कर दिया होगा। तो हम इसी उम्मीद में बैठे कि 10,000 वोल्ट पोटेंशियल हो गया होगा, मतलब इसकी कैपेसिटी और इंक्रीज होगी। फिर हमने चेक करके देखा तो फिर से हमको एक चार्ज गायब मिला, मीन्स इसका लेवल कितना मिला हमको, फिर से ओनली ऑन 10,000। ओके, अब मिस्टेक नहीं हो सकता, भाई कुछ हुआ है यहाँ पर। फिर से एक बार और हमने इसको एक चार्ज गिवन किया और जैसे चार्ज गिवन करेंगे हम 10,000 में 1 इंक्रीज होगा, तो 10,000 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 10,001। फिर से चेक करते हैं तो फिर से लेवल कितना मिला आपको, 10,000। तो हो क्या रहा है, जो चार्ज आप गिवन करते जा रहे हैं वो चार्ज लीकेज हो रहा है, जैसे इस बकेट के अंदर हो रहा है। 20 लीटर पानी फिल करने के बाद में और पानी अगर डालूंगा इसके अंदर तो बार बार क्या हो रहा है, लीक्स आउट हो रहा है, लीकेज हो रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज का लीकेज होना स्टार्ट हो गया। और लीक होकर कहाँ जा रहा है, तो ये यहाँ जैसे ही 10,000 वोल्ट से पोटेंशियल 10,001 होता है, जहाँ का एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को खींचता है, अपने आप को न्यूट्रलाइज करता है और काम करता है। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ एयर, ब्रेक डाउन ऑफ एयर। तो एयर क्या हुई, ब्रेक डाउन हो गई, या हम बोलेंगे इस ब्रेक एयर का आयोनाइजेशन क्या हो गया, ये आयोनाइज हो गई। ओके, यहाँ पर इसके जो आयोनाइजेशन होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करके कहाँ जाने लग गए, इस बॉडी की तरफ। हम पलक झपकते हैं, इतने में लाखों इलेक्ट्रॉन एयर से निकल कर कहाँ चले जाएंगे, इस बॉडी में। आप लाखों इलेक्ट्रॉन इसको गिवन करो, उन सबको क्या कर देगा ये बॉडी, न्यूट्रलाइज कर देगी। एयर के लाखों इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको मिल जाते हैं। तो इसको एक लिमिट तक हम चार्ज गिवन कर सकते हैं। मान लीजिए वो लिमिट आपके 10,000 है तो आप 10,001 इसको इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। मतलब जब हमने इसको बनाया, जब इस बकेट को हमने बनाया उस समय हमने इसकी कैपेसिटी क्या कर दी,
फिक्स कर दी, और वो कैपेसिटी C इज इक्वल टू होती है Q अपॉन V। यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर आपको दो सिंबल दिख रहे होंगे, एक चार्ज के लिए यूज किया गया है और एक वोल्टेज के लिए यूज किया गया है। अब यहाँ फॉर्मूला से तो ऐसा लगता है कि कैपेसिटी Q पर डिपेंड करती है और दूसरा कैपेसिटी पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है, बट ऐसा नहीं है। ना तो ये चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है और ना ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कोई डिवाइस की कैपेसिटी डिपेंड करती है तो वो होती है उसकी डायमेंशंस। जब हम बकेट बना रहे थे 20 लीटर की, तो उस समय उसकी कैपेसिटी हमने तय कर दी। तो वैसे ही हमारे पास जो यहाँ डिवाइस है, इसको जब कंस्ट्रक्ट किया होगा हमने, उस समय इसकी कैपेसिटी क्या कर चुके हैं, हम फिक्स कर चुके हैं। अब इसी कैपेसिटी में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, और कैसे डायमेंशन चेंज करने से कैपेसिटी इंक्रीज होगी वो आगे हम स्टडी भी करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ओके, तो कैपेसिटेंस या एबिलिटी क्या हो गई, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को होल्ड करके रखने की एक कैपेसिटी, और सी इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया हमारे पास क्यू अपॉन वी। ओके, एक नई क्वांटिटी हमारे सामने आई है यहाँ पर सी, और सी से हम डिनोट करेंगे किसी भी डिवाइस की कैपेसिटेंस को। ओके, तो यूनिट हम लोग डिसाइड करते हैं, तो कैपेसिटी को कैलकुलेट करने का जो यूनिट होगा हमारा वो होगा फेरेड। ओके, फेरेड के टर्म में हम कैपेसिटी का यूनिट को डिनोट करेंगे। अगर आपको स्मॉल यूनिट चाहिए तो मिली फेरेड हो सकता है, माइक्रो फेरेड हो सकता है, नैनो फेरेड हो सकता है, पीको फेरेड हो सकता है। मिली फेरेड 10⁻³ फेरेड के इक्वल होगा, माइक्रो फेरेड 10⁻⁶ के इक्वल होगा, और जो नैनो फेरेड है 3 और इंक्रीज करते हैं इसमें, इसके इक्वल होगा, और पीको फेरेड 10⁻12 फेरेड के इक्वल होता है। ओके, तो ये थोड़ा सा कन्वर्शन है हमारे यूनिट्स का। डायमेंशन बनाते हैं, क्योंकि हर नई फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमको डायमेंशन का रिक्वायरमेंट होगा। तो डायमेंशन फॉर्मूले से बनाते हैं, C इक्वल टू क्यू अपॉन क्या है आपके पास V। तो चार्ज की डायमेंशन हम जानते हैं, और इस वोल्टेज के जानने के लिए हम इसको वर्क अपॉन चार्ज कर सकते हैं। चार्ज ऊपर क्या है तो चार्ज का स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय वर्क, और चार्ज की यूनिट डायमेंशन क्या होता है 80, और वर्क का डायमेंशन होगा हमारा mL/T-2। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या मिलेगा हमें, m ऊपर चले जाएगा तो m इनवर्स हो गया, l ऊपर गए l-2 हो गए, T-2, और यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, तो ये A2 ये T2 हो गया, तो T पावर कितना हो गया 4 और A2। दिस डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। ओके, तो ये था कैपेसिटेंस। ठीक है, किस तरह से हम लोग किसी डिवाइस की कैपेसिटी को, उसके कैपेसिटेंस को डिसाइड करेंगे। तो कैपेसिटेंस का हमने यूनिट देखा, हम यूनिट यूज क्या करेंगे इसके लिए, किसका, फेरेड। ओके, चलिए, यूनिट हो गया हमारे लिए फेरेड। तो किसी डिवाइस का कैपेसिटी 1 फेरेड कितना होगा उसे हम डिफाइन कर, 1 फेरेड कैपेसिटी या कैपेसिटेंस। तो फॉर्मूला है हमारे पास Q C इक्वल टू Q अपॉन V। अगर आप चार्ज को 1 कूलम ले लें और जो वोल्टेज है हमारी उसको हम 1 वोल्ट ले लें, तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। 1/1 तो 1 ही होना है, और कूलम पर वोल्ट ये हो जाएगा हमारा फेरेड। तो किसी डिवाइस की कैपेसिटेंस 1 फेरेड इस केस में हो सकती है, वो इस केस में हो सकती है कि जब हम उस डिवाइस को 1 कूलम चार्ज गिवन करें, चार्ज गिवन किए कितने 1 कूलम, और इस चार्ज की वजह से इसका जो पोटेंशियल लेवल है वो इंक्रीज हो जाए बाय 1 वोल्ट। इतना पोटेंशियल अगर इसका इंक्रीज हो जाता है तो इस डिवाइस का जो कैपेसिटेंस होगा, दैट कैपेसिटेंस इज नोन एज 1 फेरेड कैपेसिटेंस। ओके, डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन 1 कूलम of charge be given to a
capacitor, then by it, then by its potential, then चलो by को हटा दो, then its potential, be increased by 1 volt. Okay, at this time, hence capacitance of this capacitor is called 1 farad. ओके, तो इस तरह से ये हो गया हमारा 1 फैरेड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस. ओके, चलिए, तो नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं हम ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर. ओके, यहाँ कैपेसिटेंस हम फाइंड करेंगे स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, और इस स्फेरिकल कंडक्टर को हमें टेकन करना है. तो ये लिया हमने एक स्फेरिकल कैपेसिटर. तो दिस इज अवर स्फेरिकल कैपेसिटर लाइक फुटबॉल. पूरा कैपेसिटर किस तरह का हमारा है, एक फुटबॉल की शेप में है. इस तरह का ही हमने क्या ले लिया, एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया है. अब इस स्फेरिकल कंडक्टर का अपना एक रेडियस होगा. वो रेडियस हमने लिया सेंटर से ये वाला, और ये हमारे पास है कैपिटल आर. ओके, अब इसको हमें चार्ज गिवन करना होगा. ठीक है, सबसे पहले हमने ये कंसिडर किया कि एक कैपेसिटर हमारे पास है. सो लेट ए कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ रेडियस आर of radius capital R. Okay, having surface area S सरफेस एरिया वाला, R रेडियस का हमारे पास है कोई स्फीयर है. अब इसको हम कुछ चार्ज गिवन करते हैं. जैसे चार्ज आप गिवन करेंगे वो तो पूरा यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ओके, अगर इस टोटल चार्ज का हम एक सेंटर ढूंढे कि वो पूरा चार्ज कहाँ पर कंसंट्रेट है, तो वो हमको मिलता है इसके सेंटर पर. तो यहाँ हमको फील होता है कि ये जो सेंटर पर चार्ज रखा है, इसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड कुछ इस तरह से बाहर जा रही हो. ओके, क्योंकि स्फीयर के अंदर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है आपका, 0 होता है. यहाँ तो हम लाइन शो नहीं कर सकते, उसको हमने शो किया डैश वाली लाइन से. अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से आउटवर्ड ऐसी ये बाहर की तरफ जा रही है. आपके पास स्केल है, बाकायदा आप इसको पूरा प्रॉपर वे में बनाएंगे. सारी लाइन, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखना चाहिए. ठीक है, अंदर से डैश डैश से और बाहर वाले डार्क लाइंस आप शो कर सकते हैं. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ऐसे यहाँ से सरफेस से रेडियली आउटवर्ड इसके चारों तरफ निकल के कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है. अब इसके सरफेस के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना, V एट P हम फाइंड करते हैं. सो हमने पिछली क्लास में स्टडी किया है कि सारा चार्ज अगर इस डिवाइस का एक पॉइंट पर, सेंटर पर कंसंट्रेट है, तो सेंटर से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा. सो पोटेंशियल एट P बाय प्लस Q charge. So potential at this surface V is equal to K into Q divided by R. ये पिछली क्लास में हम स्टडी कर चुके हैं. तो दिस पोटेंशियल V is equal to K हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाय R. ये का वैल्यू हमने पुट कर दिया. ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल इस P पॉइंट पर. ओके, और इस डिवाइस का कैपेसिटेंस हम कंसिडर कर लेते हैं. इफ C
be the capacitance of a conductor, then तो फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है, वो कहता है कि जो C है, यहां से इस तरफ चलेंगे, वो होगा Q अपॉन V के इक्वल। सो C इज इक्वल टू Q, और डिवाइड करेंगे V की वैल्यू से जरा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R। Q से Q कैंसिल हो जाता है, तो C इज इक्वल टू, ये सारे ऊपर चले जाएंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। दिस इज द कैपेसिटेंस फॉर स्फेरिकल कंडक्टर। यहां हम देखते हैं कि जो कैपेसिटी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है किसके, कैपिटल आर के। मीन्स आर क्या है, रेडियस ऑफ दिस कंडक्टर, और रेडियस ही तय करती है इसका डायमेंशंस। अब जितना बड़ा आर होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, कैपेसिटी होगी। दूसरा, कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट पर भी डिपेंड करती है इसके बाहर का मीडियम कौन सा है, कितनी जल्दी वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को गिवन कर सकता है। वैसे एयर की अगर बात करें अपन, तो एयर का ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड को नापने का एक यूनिट है। तो जो एयर है वो ब्रेकडाउन हो जाती है, अपने चार्ज को गिवन कर देती है किस लेवल पर, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर पर। तो इसके बाहर हवा है, अगर इससे ज्यादा वोल्टेज यहाँ आपने डेवलप कर दिया तो उसका हवा का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका सारा चार्ज लीकेज हो जाएगा, आप कितना चार्ज इसको गिवन कर ही नहीं सकते। ओके, तो जनरली हमारा जो कैपेसिटेंस है इस डिवाइस का, वो कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, तो ये फॉर्मूला है कैपेसिटेंस को फाइंड करने का हमारे स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। ओके, चलिए, तो आज का लेक्चर में हमने स्टडी किया कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या हेल्प करते हैं हमारे डेली लाइफ के अंदर, और कहाँ इनका हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर हमने कैलकुलेट किया कैपेसिटेंस फॉर स्फेरिकल कंडक्टर। आज के लेक्चर में हम इतना ही स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे एक नए डिवाइस के ऊपर जिसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि जनरली ये हमारे ज्यादा यूज में नहीं आते हैं। हम यूज करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का। ओके, तो नए वीडियो में नए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में स्टडी करने के लिए आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ, और चैनल को जितना ज्यादा हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूला हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में हमको जरूर लिख के भेजें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।